Hello, good morning student. Myself Sunil Mantri and you are watching जागृति ऑनलाइन क्लासेज। सबसे पहले बच्चों आप जागृति क्लासेज का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ या क्लासेज मिलती रहे और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप के बारे में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये ऐप के बारे में या उनके अंदर जो स्टडीज़ हो रही है 11th 12th और नीट की जो क्लासेज लगेगी, रेगुलर क्लासेज आपके पास पहुंचेगी। इस ऐप के माध्यम से आपके पास ये क्लासेज रेगुलर आपको मिलेगी। तो प्लीज़ डाउनलोड जागृति क्लासेज लर्निंग ऐप। ओके, लेट्स वी स्टार्ट द केमिस्ट्री क्लासेज। ओके, तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में जो अपना सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, सॉल्यूशन, और इस चैप्टर के अंदर अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, और इस हेनरीज लॉ में वापस अपन फॉर्मूला बताते हैं, m प्रोपोर्शनल टू p, मास ऑफ सॉल्यूबल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एंड द p इक्वल टू kHx and the partial pressure of gas is directly proportional to their मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया था हेनरीज लॉ में। अब हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस है और उसके कुछ एप्लीकेशंस है, वो अपन क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो हेनरीज लॉ में जो लिमिटेशंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिमिटेशंस, अब देखो लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, कौन कौन से एक लेवल तक हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। हर एक लेवल पे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशंस पॉसिबल नहीं है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है वो अपन बताते हैं। फर्स्ट तो लिमिटेशंस ये है, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। तो क्या चीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। तो इस लॉ को या इस लिमिटेशंस को अपन समझाते हैं कि मान लो आपने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड भर रखा है, ये लिक्विड है और इसके ऊपर जो है वो गैस है, और यहाँ आप प्रेशर लगा रहे हो, इसके ऊपर पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हैं। तो अपन कहते हैं एक लिमिट तक तो इसकी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद में आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उसमें सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है प्रेशर की भी एक लिमिट होती है। जितना अपन इनिशियली अपन स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक लेवल के बाद में अपन और ज़्यादा अगर प्रेशर लगाएंगे तो उसकी लिमिटेशंस जो होती है उसमें प्रेशर लगाने के बाद में कोई भी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। सेकेंड लिमिटेशंस के बारे में बताते हैं अपन। सेकंड है टेम्परेचर शुड नॉट बी, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, वेरी लो। देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा यहाँ अपन समझा देते हैं। भाई आपने मान लो ये एक कंटेनर लिया और कंटेनर में ये वाटर या लिक्विड जो भी है ये सॉल्यूबल पड़ा है अपने पास में, और इसमें गैसेज जो है वो इसको डिज़ोल्व करनी है। आपने टेम्परेचर जो है वो बहुत कम कर दिया, मान लो टेम्परेचर वाटर का कितना कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट कर दिया। तो अपन कहते हैं वो वाटर तो वाटर में रहेगा ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके सॉलिड में। लेकिन अपन जो लॉ पढ़ रहे थे वो किसके ऊपर पढ़ रहे थे, ये हेनरीज लॉ गैस और लिक्विड के ऊपर। लेकिन आपके जो लिक्विड है वो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तब ये हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं करता है। तो टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। तो सेकंड पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट अपन बताते हैं, गैस एंड लिक्विड डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो ये थर्ड पॉइंट है इसका लिमिटेशंस का। गैस और लिक्विड में कोई ऐसी केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो जो अमोनिया है, आपने एक गैस लिया है और अमोनिया को किस में डिज़ोल्व करना है, वाटर में।
अब देखो अमोनिया पोलर नेचर का और वाटर भी पोलर नेचर का, इन दोनों में मान लो रिएक्शंस होगी या इंटरेक्शंस होगा, तो ज़्यादा आप इस पर प्रेशराइज करोगे तो इसमें एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा NH4OH। तो इन दोनों की आपस में कोई रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो रिएक्शंस होती है तो फिर आपके हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस में अपन ये लिख सकते हैं, गैस एंड लिक्विड डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो इन दोनों के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शंस या कोई भी रिएक्शंस या इंटरेक्शंस नहीं होना चाहिए, तब ये लॉ आपके अप्लाई करेगा। और लास्ट जो है फोर्थ है, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। तो जो सॉल्यूशन है, जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है, और पानी के अंदर आप कह रहे हो जो गैस है CO2 गैस को डिज़ोल्व करना है, इस पर प्रेशर लगाएंगे तो थोड़ी सी गैस इसके अंदर जाएगी। लेकिन यही अपन ने जो पानी है इसमें शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, शक्कर की एक चाशनी ले ली या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, इसमें फिर आप कह रहे हो ये गैस डिज़ोल्व करनी है, तो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन वाटर के अंदर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो सॉल्यूशन आपके पास कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो ये 4 लिमिटेशंस है जिसका आपको ध्यान रखना है हेनरीज लॉ को अप्लाई करते समय। चारों वापस सुन लो। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, सेकंड है टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, और थर्ड है गैस एंड लिक्विड डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और लास्ट हो गया सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। तो ये 4 लिमिटेशंस के बाद में ये हेनरीज लॉ की सारी लिमिटेशंस आपको बता दी मैंने। इसके बाद जो अपन को कुछ जो पॉइंट है इसकी एप्लीकेशंस, तो वो एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं अपन। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन वर्ड का मतलब होता है कि हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली अपन मार्केट में देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक में अपने पास जो होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है कोको कोला, पेप्सी या थम्स अप वगैरह होता है। तो इसमें अपन कहते हैं जो गैस की जो बॉटल्स है, जैसे ये बॉटल्स है, मान लो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, अब ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड के साथ में इसको क्लोज कर रखा है यहाँ से। तो इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स भी होते हैं, और वो गैस कौन सी होती है, CO2। तो ये जो बॉटल पैक होती है या जहाँ फैक्ट्री में ये बॉटल्स बनती है, वहाँ पे इस गैस को हाई प्रेशर पे क्लोज किया जाता है। यहाँ हेनरीज लॉ अपन अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जो गैस अपन को CO2 को डिज़ोल्व करना है लिक्विड के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए प्रेशर अपन क्या करना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। तब कौन सा लॉ अप्लाई होगा, आपके हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन में अपन ये लिख सकते हैं, हाई प्रेशर पे लिक्विड के अंदर जो अपन गैस को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशंस अपन ने बताई। तो हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस कहाँ हो सकता है, इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस और हेनरी लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें अपन को तो जो इस टॉपिक के अंदर आती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर, और उसमें भी जो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है उस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें अपन को पढ़नी पड़ती हैं। तो ये टॉपिक अपना हेनरीज लॉ कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, वो है वेपर प्रेशर। नया टॉपिक जो आएगा वो कौन सा है, वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर होता क्या है और वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, अपन ने 11th में भी ये जो स्टेट ऑफ मैटर, इसमें ये टॉपिक अपन ने पढ़ा था वेपर प्रेशर। तो उसी टॉपिक को अपन वापस यहाँ 12th क्लास में भी करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, जनरली अपन एक चीज़ देखते हैं कि एक मान लो ये कंटेनर लिया अपन ने, ये कंटेनर है और यहाँ पर अपन ने लिक्विड भर रखा है, लिक्विड का मतलब वाटर भर रखा है, और इस वाटर के अंदर अपन कहते हैं अगर इसको अपन गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और ये कंटेनर क्लोज है, क्लोज का मतलब है इसमें से कोई भी गैस बाहर नहीं निकलेगी, तो अपन इसको गर्म करते हैं तो यहाँ कुछ पार्टिकल्स किसके होंगे, वेपर के भी होंगे। और ये वेपर्स जो है कब बनती है, जब आप किसी लिक्विड को, पानी को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये वेपर बनती है। और वेपर जब अपन कहेंगे कि भाई यहाँ जाते जाते ये टकराएगी इससे सरफेस से, तो यहाँ ड्रॉप्स बन के वापस नीचे आएगी। तो यही वाटर का जो वेपर है वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं वेपराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है।
तो दो प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो वेपराइजेशन और दूसरा कौन सा हो रहा है, कंडेंसेशन। दोनों साथ साथ में हो रहे हैं। इस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ये स्टेट क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है कि एक ऐसी स्टेट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिसमें वाटर भी अवेलेबल है, लिक्विड भी अवेलेबल है और उसका वेपर भी अवेलेबल है, उसको अपन कौन सी चीज़ बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम बना कैसे, मान लो आपने लिक्विड को गर्म किया, हीट दिया, और हीट देने के साथ में क्या हुआ, इसके अंदर वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन का उल्टा जो होता है प्रोसेस उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। वेपराइजेशन तो होता है सरफेस से, लेकिन कंडेंसेशन जो हो रहा है वो ऊपर वाली दीवार से हो रहा है, ये कंटेनर की वॉल से हो रहा है। अब ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स जो है कंडेंस हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम कब होता है, जब आपका कंटेनर क्लोज होना चाहिए। क्लोज कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अगर मान लो आपने इसका ढक्कन खोल दिया या कंटेनर को ओपन कर दिया, तो जितनी भी वेपर बनेगी वो सारी एटमॉस्फेयर में या जो अराउंड जो सरफेस है वहाँ पहुँच जाएगी। तो एटमॉस्फेयर में पहुँच जाए उससे पहले कंटेनर को क्या रखना पड़ेगा आपको, क्लोज। और क्लोज कंटेनर के अंदर वेपर और लिक्विड दोनों किस में है, अभी इक्विलिब्रियम में है। और वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में जब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वेपर वापस किसकी सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड की सरफेस पे। वेपर जब वापस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो इसी प्रेशर को अपन नाम देते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कब बनता है ये आपको अपन ने बता दिया। कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज। क्लोज कंटेनर के साथ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब अपन वेपर और लिक्विड दोनों कौन सी स्टेट में होते हैं, इक्विलिब्रियम, तब यहाँ वेपर के थ्रू लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर में ये ज़रूरी है, वेपर प्रेशर की जो यूनिट होती है वो अपन लिख सकते हैं या तो एटीएम या मिलीमीटर ऑफ एचजी, या फिर इसका बार भी एक यूनिट है। ये सारी यूनिट जो प्रेशर की यूनिट है वही वेपर प्रेशर की यूनिट हो सकती है। तो ये अपन को ध्यान रखना वेपर प्रेशर क्या होता है। तो अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है तो क्या बनाएंगे अपन, डेफिनेशन में लिखते हैं यहाँ पर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, प्रेशर applied by vapor on the surface of liquid is known as vapor pressure। तो इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। ये डेफिनेशन अपन को लर्न रखनी है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब इस वर्ड का मतलब बताता हूँ। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया कि आपने इसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया और ओनली 100 डिग्री कर दिया वाटर को, तो सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। और वेपर और लिक्विड दोनों क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में। ऐसा नहीं हो ओनली वेपर हो या ओनली लिक्विड हो, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेपर भी होना चाहिए और लिक्विड भी होना चाहिए, दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। तब जो प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर, जो प्रेशर वेपर जो अप्लाइड कर रहा है और किसकी सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट प्रेशर इज नॉन एज वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन।
तो ये हो गया अपना वेपर प्रेशर्स। उसके बाद में अपन ने जो बताया था ये वेपर लिक्विड, और ये इसकी डेफिनेशन वेपर प्रेशर का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। तो वेपर प्रेशर क्या होता है ये अपन ने अभी समझाया आपको कि वेपर जो है किसकी सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड की सरफेस पे, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे अपन, इसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक टॉपिक आ रहा है, उसको अपन बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो है RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। ये इम्पॉर्टेंट है, 12th में काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आ रखा है। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस एंड राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो राउल्ट्स लॉ समझाएंगे और इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है वो समझाएंगे। अब यहाँ मैं डिफरेंस बताता हूँ, हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ में डिफरेंस क्या है। देखो, हेनरी लॉ जो पढ़ा था अपन ने, हेनरीज लॉ, ये अपन ने कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ा था, गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर। तो गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर पढ़ेंगे तो वो कौन सा लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे या सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन की अगर स्टडी करेंगे तो ये दोनों स्टडी अपन कौन से में करेंगे, राउल्ट्स लॉ के टॉपिक में करेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, गैस और लिक्विड के लिए कौन सा लॉ अप्लाई होता है, हेनरीज लॉ। लेकिन अगर लिक्विड और लिक्विड वो दूसरा हो गया, सॉलिड और लिक्विड के लिए जब लॉ अप्लाई करना है तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है, राउल्ट्स लॉ। तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो यहाँ अपन कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ दो कंडीशंस में अप्लाई होता है। देखो, दो पार्ट है राउल्ट्स लॉ के। फर्स्ट जो पार्ट आएगा फॉर द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और सेकंड पार्ट आएगा बी पार्ट, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये दो पार्ट इसके पढ़ेंगे अपन। एक तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, मान लेते हैं दो कंपोनेंट कौन से हो गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड, अगर दोनों ही कौन से हैं, वॉलेटाइल। अब ये वर्ड फिर आ गया वॉलेटाइल वर्ड, नया वर्ड है। वॉलेटाइल वर्ड का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जिनकी ओनली वेपर प्रेशर बन सकती है। जैसे मैंने दो कंटेनर में अलग अलग लिक्विड भरा हुआ है। अब एक के अंदर मैंने वाटर भरा हुआ है और दूसरे के अंदर हनी भरा हुआ है, शहद। ये हनी, मुंह में पानी आ जाएगा हनी देखते ही। तो यहाँ हनी और वाटर जो है ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग कंटेनर में है, लेकिन इसमें तो वेपर बन रही है और इसमें वेपर नहीं बनती है। तो अपन को ध्यान रखना है वॉलेटाइल कौन सा हुआ, वाटर वॉलेटाइल है लेकिन हनी नॉन वॉलेटाइल है। तो आपको जो लिक्विड लिक्विड लेना है, ये दोनों लिक्विड क्या होने चाहिए, वॉलेटाइल लिक्विड। और वॉलेटाइल लिक्विड में आपको ये लॉ अप्लाई करना है। तो यहाँ चीज़ अपन को समझनी है, यहाँ पे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए क्या लॉ होता है, सॉलिड लिक्विड के लिए अपन बाद में पढ़ते हैं इसमें। तो इसके बाद में फर्स्ट जो टॉपिक करते हैं लिक्विड लिक्विड। पहले अपन इसका एग्जाम्पल देके बताते हैं। एक कंटेनर ले लिया आपने और इस कंटेनर के अंदर ये मान लो ए लिक्विड भरा हुआ है। ए का मतलब मान लेते हैं वाटर, ये इसके अंदर वाटर भरा हुआ है और वाटर के साथ में मैंने इथेनॉल मिक्स कर दिया है। अब ये जो पार्टिकल है इसमें वाटर के साथ में क्या मिक्स करा हुआ है, इथेनॉल। मान लेते हैं ये डॉट डॉट जो है वो इथेनॉल के पार्टिकल है और बाकी जो है आपके कौन से हैं, वाटर के पार्टिकल है। तो आपने इसके अंदर दो चीज़ें कौन सी मिक्स करी है, इथेनॉल प्लस वाटर। और ये दोनों जो है वॉलेटाइल लिक्विड है। इथेनॉल और वाटर दोनों क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड। आजकल यूज आता ही जैसे सैनिटाइज़र के अंदर इथेनॉल के अंदर पानी मिक्स करके उसको सैनिटाइज बना देते हैं और उससे अपन हाथ वगैरह जो है वो सैनिटाइज करते हैं या जो भी है पार्ट्स सैनिटाइज करते हैं। तो यहाँ इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सर है ये वॉलेटाइल सॉल्यूशन है और दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। अब अपन कहेंगे यहाँ पे कि भाई इसमें जो प्रेशर लगेगा, कंटेनर अगर क्लोज है, कंटेनर क्या ले लिया अपन ने, क्लोज, तो यहाँ वेपर बनेगी और वेपर में कौन कौन सी किस किस की वेपर बनेगी, इथेनॉल की भी बनेगी और वाटर की भी बनेगी। तो इनका जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ अपन इस लॉ में समझाएंगे कि भाई अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड then vapor pressure of component is directly proportional to their mole fraction of component। तो यहाँ जो इसका वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर मान लो A
ए को मान लिया क्या माना है, सॉल्यूट, और बी को क्या माना है, सॉल्वेंट, और दोनों ही कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ component is directly proportional to mole fraction of their component. It is the law of Henry's Raoult's law for the liquid solutions. ये राउल्ट्स लॉ है, लेकिन कौन से के लिए है, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ देयर लिक्विड। इट इज नॉन एज राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगा टोटल वेपर प्रेशर में ए भी होगा और बी भी होगा, इसका मतलब इथेनॉल भी होगा और वाटर भी होगा, तब ये अपन कहते हैं ये लॉ है लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। तो अपन इसकी लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पर अगले में, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए जो राउल्ट्स लॉ है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर if solute and solvent both are volatile liquid, then partial vapor pressure of component is directly proportional to their mole fraction of component, FRA of component। तो ये पूरी आपको लैंग्वेज ऐसे ध्यान रखनी है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड, देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। और इसमें मैंने बताया था ए और बी दो कंपोनेंट हैं, ए प्लस बी दो कंपोनेंट है, ए को सॉल्यूट माना और बी को क्या माना, सॉल्वेंट, और दोनों ही क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। अब जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट और एक्स ए, ये कांस्टेंट है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है भाई कि क्या है ये चीज़, यहाँ तो पी ए क्या हो गया, पी ए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर, वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ये ए का है ये भी ए का है, और पी ए नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपने अगर ए के साथ बी को मिक्स नहीं किया है, एक कंटेनर है और उसमें सिर्फ ए वाला ही डाला हुआ है, सिर्फ एथेनॉल डाला हुआ है, तो वहाँ जो वेपर बनेगी वो सिर्फ किसकी बनेगी, ए की बनेगी। तो पी ए नॉट को अपन क्या बोलेंगे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, जब आपस में मिक्स नहीं है। लेकिन जब मिक्स हो जाता है तब ये पार्शियल वेपर प्रेशर का यूज करता है, क्योंकि वो प्योर नहीं रहा, वाटर के साथ इथेनॉल क्या हो गया, मिक्स हो गया, तब उसमें अपन पार्शियल वर्ड यूज करेंगे जब मिक्स होने के बाद में। और जब अलग था या अपन कहते हैं उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं थी, तो वो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे, पी ए नॉट। ये वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है, इथेनॉल की अलग आएगी, वाटर की अलग आएगी, या ग्लिसरीन की अलग आएगी, सबकी अलग अलग आएगी। तो ये वैल्यू होती है। अब यहाँ अपन एक लॉ बताएंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ इसके बाद होता है क्या है, अपन कहते हैं डाल्टन ने ये बताया था
टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। अगर मान लो कंटेनर के अंदर दो ही कंपोनेंट है, एक कंटेनर के अंदर कितने कंपोनेंट है, दो ही कंपोनेंट है, और इन दोनों कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, पी ए और पी बी है, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए और पी बी यहाँ पे क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। तो दोनों का वेपर प्रेशर का जब सम करेंगे तब ये टोटल वेपर प्रेशर आया था। ये अपन को किसने बताया था, डाल्टन ने। तो ये डाल्टन ने बताया था इस लॉ को। अब अपन को ये मालूम है जब पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स से होता है और पी ए इज इक्वल टू एक्स से पी ए नॉट होता है, तब पी बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पी बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी। पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। और अपन क्या लिखेंगे, पी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बी नॉट एक्स बी। पी बी नॉट पी बी नॉट एक्स बी। तो ये दो फॉर्मूला आ गए, एक तो पी ए का फॉर्मूला आया और दूसरा किसका आया अपने पास, पी बी का फॉर्मूला आया। इन दोनों की वैल्यू को अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की वैल्यू क्या है, पी बी नॉट एक्स बी। और ये मैंने बताया पी ए को क्या बोला, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, एक्स ए को क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, एंड पी ए नॉट क्या हो गया, प्योर वेपर प्रेशर। यहाँ पे भी पी बी क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, और पी बी नॉट क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, एंड एक्स बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। अब यहाँ अपन ये सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू लिख देते हैं, पी ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये जो फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई आपके पास प्योर वेपर प्रेशर दे दिया और मोल फ्रैक्शन भी दे दिए उनके, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड। लॉ को ध्यान से पढ़ना अपन को, और ये लॉ जो है वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अपन ने जो लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले में अपन को मालूम है जब दो ही कंपोनेंट होते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू वो किसके इक्वल होती है, 1। मान लो आपको क्वेश्चन में एक कंपोनेंट का ही मोल फ्रैक्शन गिवन है, तब अपन क्या करेंगे, एक्स ए की वैल्यू निकालनी मेरे को, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख दूंगा मैं, एक्स बी। और अगर आपके पास एक्स ए की वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला ये बनेगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये बना। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो पी टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट और एक्स बी। अब देखो ये जो है ये माइनस की वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू हो गई, प्लस की वैल्यू। तो इन दोनों में से एक्स भी कॉमन भी आ रहा है, तो पी टोटल इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट और प्लस एक्स बी को कॉमन ले लिया, एक्स भी कॉमन आ गया, तो ये वाली वैल्यू जो है प्लस की है, तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ये अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। देखो इसको ध्यान से करना है। इस वैल्यू को अगर अपन आगे ले लेंगे और इस वैल्यू को पीछे ले लेंगे तो अपन कहेंगे यहाँ पर इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं करना है इसके अंदर, पी ए नॉट भी लिख सकते हैं और प्लस पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी बी नॉट पी ए नॉट एक्स बी, ये लिख सकते हैं। और इन दोनों में से जो कॉमन लिया मैंने, किसको कॉमन ले लिया है, एक्स बी को कॉमन ले लिया, फिर पीछे क्या बचा है, पी बी नॉट माइनस पी ए।
तो ये आप टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड। अब इसमें एक ग्राफ भी है जो ये बताता है कि टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ कैसे आएगा। तो अपन ये आगे भी ये ग्राफ काम आएगा। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना के बताऊँगा मैं। यहाँ मान लेते हैं, ले लिया मैंने वेपर प्रेशर और इधर क्या ले लिया है, मोल फ्रैक्शन। इस साइड में आया हुआ है मोल फ्रैक्शन और इधर मैंने लिया वेपर प्रेशर वीपी, वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर और किसके बीच में कर्व बनाना अपन को, मोल फ्रैक्शन के बीच में। और यहाँ से कर्व को ध्यान देना है। देखो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक्स ए और एक्स बी अलग अलग है। अगर मान लो मैं कह देता हूँ कि भाई मेरे पास तो सिर्फ एक्स ए ही है, यहाँ एक्स ए की वैल्यू क्या कर देते हैं 1, लेकिन एक्स बी को क्या कर देते हैं 0। अब यहाँ अगर एक्स बी नहीं है और प्योर एक्स ए ही है, ए का मतलब ए के ही मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ वेपर प्रेशर इस पॉइंट को मान लेते हैं। ये जो पॉइंट आएगा ये किसका आएगा, पी ए नॉट आएगा। पी ए नॉट का मतलब क्या हो गया, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि यहाँ मैंने एक्स ए लिया है 1 लेकिन एक्स बी को लिया ही नहीं। अगर एक्स बी नहीं है तो प्योर कौन सी चीज़ हो गई, ए वाली हो गई। ए का वेपर प्रेशर ये आ गया पी ए नॉट, ये इस पॉइंट पे। अपन कहते हैं यहाँ तक जाते जाते एक्स ए तो कम हो जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे अपन कह देते हैं एक्स ए इज इक्वल टू तो हो गया 0 और एक्स बी इक्वल टू हो गया 1। तो अब यहाँ इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो ओनली बी वाला बनाएगा। तो इस बी को प्रेशर को अपन इतना प्रेशर मान लेते हैं इस पॉइंट पे। तो ये जो प्रेशर बन रहा है यहाँ तक इस पॉइंट पे, ये किसका प्रेशर बन रहा है, बी का। यहाँ ए का कुछ लेना देना नहीं है। तो 2 प्रेशर आ गए। इस पॉइंट पे तो आ रहा है बी का वेपर प्रेशर प्योर, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, पी बी नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ जो है मैं कह रहा हूँ ए धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर ए का वेपर प्रेशर कम होगा तो ए की लाइन भी कहाँ जाएगी, नीचे। देखो एक्स ए 1 था लेकिन वहाँ जाते जाते कितना हो गया 0। तो यहाँ इस कर्व के अंदर ये लाइन का आएगी, इस पॉइंट से टच कर लाएगी, तो यहाँ हो गया इसका 0। लेकिन यहाँ देखो एक्स भी 0 था लेकिन वहाँ जाते जाते एक्स भी कितना हो गया 1, इसका मतलब प्योर बी है यहाँ पे। तो धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ेगा। अब बी ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, तो यहाँ जाते जाते इसका प्रेशर आ गया ये पी बी। तो ये प्रेशर जो लाइन आ रही है ये किसकी लाइन आ रही है, पीबी की लाइन आ रही है। और ये जो लाइन जा रही है वो किसकी जा रही है, पीए की। अब जब दोनों लाइनें आपस में मिलती है, जहाँ ए और बी दोनों अवेलेबल है इस पॉइंट पे, तो ये पी टोटल हो गया और वो किसके बराबर हो गया, पी ए प्लस पी बी के बराबर। तो ये लाइन जो बीच वाली लाइन इंडिकेट करती है वो किन के प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, टोटल वेपर प्रेशर को। और ये लाइन जो इंडिकेट कर रही है ये किसको इंडिकेट कर रही है अपन को, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर। और ये वाली जो लाइन है ये वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट को इंडिकेट कर रही है। यहाँ आप इसकी वैल्यू लिख भी सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और यहाँ आ सकता है पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो ये हो गया ग्राफ, किसके बीच में कर्व हो गया, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच में कर्व है। ये कर्व पूछ सकते हैं आपको, गिव द कर्व बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड। तो ये पूरा आपको एक डेरिवेशंस ध्यान रखना है और यहाँ एक कर्व को ध्यान रखना है। तो इसके बाद में जो अपन टॉपिक करते हैं वेपर प्रेशर में, अगला जो टर्म आएगा बी पार्ट इसका राउल्ट्स लॉ। और बी पार्ट में राउल्ट्स लॉ में कौन सा था, फॉर द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। पहले जो करा था वो था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लेकिन अब जो करेंगे वो कौन सा करेंगे अपन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल देके पहले समझाएंगे वास्तव में ये चीज़ क्या है। तो अगर इसका एग्जांपल अपन बनाएं तो एक कंटेनर लेते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंटेनर और लिक्विड की है पूरे चैप्टर के अंदर ही। तो यहाँ एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर के अंदर ये लिक्विड या वाटर भर दिया है। ये मान लेते हैं बी कंपोनेंट हो गया लिक्विड, ये कौन सा हो गया बी। अब इस बी के अंदर आपको क्या मिक्स करना है, सॉलिड मिक्स करना है। और सॉलिड को मान लिया ए,
और सॉलिड जनरली क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। सॉल्यूट जो यहाँ होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मैंने सबसे पहले इसके अंदर बता दिया था इस वीडियो के अंदर कि वॉलेटाइल क्या होता है और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। तो यहाँ पर जो अपन डाल देते हैं सॉल्यूट है, और सॉल्यूट जो मैंने डाला है वो कौन सा डाला है, नॉन वॉलेटाइल। मान लो ये जो पार्टिकल है ये शुगर के हैं, शुगर शक्कर के हैं, और शक्कर क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जबकि वाटर जो है वो क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है। अब इसमें जो टोटल वेपर प्रेशर है उसका कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ जब सॉल्यूट डालेंगे तो बताओ वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो जो इसका प्योर वेपर प्रेशर था वो तो था पीबी नॉट, प्योर, क्योंकि एक ही चीज़ थी, उसमें कोई दूसरी चीज़ मिक्स नहीं थी, तो इसका वेपर प्रेशर कितना आया था, पीबी नॉट। अब जैसे मैंने सॉल्यूट या शक्कर के दाने डाले, या आप घर पे एक एग्जांपल घर पे भी कर सकते हैं। आप क्या करते हैं कि भाई चाय बनाते हैं तो वो कंटेनर लेते हैं, चाय के लिए भगोला या कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में पहले क्या डालते हैं, पानी। अब पानी डालने के बाद में उसके अंदर 1 चम्मच शक्कर डालते हैं। तो जो पानी गर्म होता है, गर्म पानी की जो वेपर बन रही थी, अब शक्कर डालने से वेपर उतनी बनेगी या थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। तो अपन जनरली देखते ही हैं जैसे ही पानी उबलता है और आप शक्कर डालते हो तो वो उबलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो सरफेस है ये पहले इसके लिक्विड की सरफेस पे ओनली वाटर के मॉलिक्यूल ही थे सारे सरफेस पे, तो वेपर भी कौन ही बना रहा था, वाटर वेपर बना रहा था। लेकिन अब आपने उसके अंदर शक्कर के दाने डाले, शक्कर को सॉल्यूट माना और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। अब जैसे ही शक्कर के दाने डालेंगे तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। जिस सरफेस एरिया में, मान लो ये सरफेस एरिया था लिक्विड का पूरा इसके अंदर वाला, अब आपने शक्कर के दाने डाले तो ये एरिया कवर कर लिया शक्कर के दाने ने। तो जितना एरिया ये, अब एरिया जो है पहले की कंपैरिजन में एरिया लिक्विड का या वाटर का कम होगा या ज़्यादा। तो अपन कहते हैं जहाँ जहाँ ये पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे वो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एरिया अगर कम हो जाता है इसका मतलब यहाँ पर जो वेपर बन रही थी उससे ये वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। तो वेपर प्रेशर लिक्विड का, सॉल्यूशन का कम होता है जब आप उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ इसी टॉपिक से पहले पढ़ने से पहले ये चीज़ अपन को क्लियर रखनी है कि अगर आप शुगर के पार्टिकल, साल्ट के पार्टिकल या कोई पार्टिकल सॉल्यूट के डालते हैं और वो भी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इसके आगे अपन करते हैं कि यहाँ जो अपन ने ये चीज़ डाली है तो इसमें वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो इसका अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे। भाई यहाँ मैंने लास्ट प्रीवियस जो टॉपिक करा था उसमें ये बताया था पी टोटल इजिकल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन यहाँ ए को आप क्या मानोगे, सॉल्यूट। देखो बुक्स में ए को सॉल्वेंट या कुछ भी माना हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या माना, ए को सॉल्यूट। और बी को आप क्या मानोगे, सॉल्वेंट। तो ये मान लो आपने मान लिया ए और बी को सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ अपन कहेंगे सॉल्यूट शक्कर के दाने, अगर शक्कर के दाने अपन हथेली में रखें फिर कहोगे सर ये इसकी वेपर बन रही है, तो अपन देख ही नहीं सकते, वेपर बनती नहीं है सॉलिड की। तो सॉलिड नॉन वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि उसकी कोई वेपर नहीं बनती है। तो यहाँ अगर आपको पी ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पी ए नॉट अगर ज़ीरो है, खुद की कोई वेपर बनाती ही नहीं है, तो पी ए इजिकल टू क्या होता है, अपन को मालूम है पी ए नॉट एक्स ए होता है, और ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। क्योंकि पी ए नॉट ज़ीरो है तो पी ए नॉट को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करो पूरी वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी। तो अपना जो टोटल प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर अब सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉलिड है, एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड है, तब ये आपको ध्यान रखना है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या इसमें लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज़ आपको इस फॉर्मूले से दिख रही है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे। तो इसको ध्यान रखना है।
अब इसमें अपन आगे करते हैं। देखो, अगर ये पी बी की है तो पी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टोटल इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पी बी नॉट एक्स बी, ये लिख सकते हैं। और ये चीज़ अपन को मालूम है, जब दो ही कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1, और एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस एक्स ए, ये लिख सकते हैं एक्स बी को हटा के। तो अपन क्या लिख सकते हैं, पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ जब अपन लिखेंगे फॉर्मूला तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ये आ गया। अब इसके बाद में जो टॉपिक्स है ये यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इस टॉपिक को हटा के एक बार, ये मेरे पास जो वैल्यू आई है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस की वैल्यू है, नेगेटिव है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा और टोटल वेपर प्रेशर को उधर लेके जाऊंगा। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ पी बी नॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी टोटल, और अगर मेरे को एक्स से ही निकालना है यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी बी नॉट। ये फॉर्मूला जो है जनरली अपने आगे भी काम आएगा और अभी भी काम आ सकता है। अब यहाँ ए क्या है, बी क्या है, ए क्या माना मैंने, सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल, और बी को क्या माना है, सॉल्वेंट। तो यहाँ एक्स से क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी बी नॉट क्या हो गया, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और टोटल पी टोटल क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी बी नॉट जो है वो वही सेम चीज़ आ गई आपके पास। तो कुल मिला के एक्स से जो मोल फ्रैक्शन है वो इसमें पी बी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी बी नॉट के इक्वल होता है। यहाँ अपन इसको बोल सकते हैं, पी बी नॉट माइनस पी टोटल को आप लिख सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जबकि अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो अपन बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कुल मिला के लास्ट जो चीज़ अपन को बतानी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। और इसका लॉ का स्टेटमेंट क्या याद रखना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ जो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ किसके लिए किया अपन ने, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। इसके बाद में जो नया टॉपिक आएगा सॉल्यूशंस के टाइप, आइडियल एंड नॉन आइडियल, वो अपन नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए अपन यहीं फिनिश करते हैं क्लास को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।